हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरुकुल बाबा में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन में। हम बात करेंगे आज गोलीय पृष्ठों पर द्वारा प्रकाश के परावर्तन के बारे में। इससे पहले हमने गोलीय पृष्ठों के बारे में पढ़ लिया, गोलीय पृष्ठों से किस प्रकार के इमेज बनते हैं उसके बारे में पढ़ लिया। और आज का लेक्चर इस चैप्टर का यानी कि जो गोलीय पृष्ठ है इसका अंतिम पार्ट है, और इसके बाद एक या दो लेक्चर में अपवर्तन आएगा। फिर आपका ये पहला प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो मेरी बातों को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे, शांति से सुनेंगे और समझ के सुनेंगे, क्योंकि ये जो चीजें आज बताई जाएंगी आपको, ये एक क्वेश्चंस आते हैं जो न्यूमेरिकल आते हैं वो इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल इससे एक जरूर आते हैं, इसलिए इसको समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो देखिए, हम पढ़ने वाले हैं 3 फॉर्मूले को, जिसमें से पहला फॉर्मूला है F इक्वल टू R/2, F इक्वल टू R/2। और इस फॉर्मूले को सिद्ध करना भी हमें बुक में बताया है, लेकिन इसका सिद्ध करना आता नहीं है और बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है इसको प्रूफ करना। लेकिन इसको प्रूफ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप एक बार बुक से देख लीजिएगा। बस जो हम लोगों ने इमेज बनाया थे उसी से बनाना है, और 2 कोण आपस में बराबर हो गए लेके कर देना और फिर बराबर लिख देना है। मैं इसको अगर आप बोलेंगे तो करवा दूंगा, लेकिन आवश्यकता कोई इसको करने की नहीं है। दूसरा फॉर्मूला आता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये फॉर्मूले एनसीईआरटी में अब आपको दिखेगा भी नहीं। ये फॉर्मूले इसका पहले से ये इंपॉर्टेंट था, ये यूपी बोर्ड में प्रत्येक वर्ष पूछता था, इसको सिद्ध करने के लिए बोलता था। लेकिन जब से एनसीईआरटी लगी यानी कि 2019 से, ये एनसीईआरटी में इस फॉर्मूले को जो सिद्ध करने वाला था उसे 10th से उठाकर 12th में डाल दिया। मतलब एनसीईआरटी में इसे सिद्ध करना नहीं है, लेकिन आप इस फॉर्मूले को पढ़ेंगे। और चौथा फॉर्मूला आता है, तीसरा फॉर्मूला आता है I इक्वल टू I/O, सॉरी M इक्वल टू I लिख दिया, M इक्वल टू I/O या इक्वल टू V/U। यहाँ पे माइनस लग जाएगा। तो ये जितने फॉर्मूले मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ ब्लैक बोर्ड स्क्रीन पर, अभी इसको बाकायदे से आपको समझाऊंगा, तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे, नहीं तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ये क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है, इनके बारे में हम चर्चाएं करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चीज़ों को समझेंगे और ध्यान से समझिएगा। प्लीज़ कह रहा हूँ, इस वीडियो को जो बच्चे इस वीडियो को ध्यान से नहीं देखेंगे, फिर उन्हें प्रश्न करने में बहुत ही समस्याएं होंगी। 99.9% प्रश्न जो आते हैं आपके अवतल दर्पण पे ही आते हैं। तो चलिए मैं अवतल दर्पण बना लेता हूं। जिस भी दर्पण की बात करें, ये आपको परेशान नहीं होना है। अब यहां पर एक चीज समझिए, हम कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात कर रहे हैं। ये होता है x, ये होता है -x, ये होता है y और ये होता है -y मैथ में। तो सेम इसमें भी वही कोऑर्डिनेट एक्सिस से ही हम किसी चीज़ों को लेते हैं। अगर इधर की बात की जाएगी तो ये प्लस में काउंट होगा, अगर इधर की बात की जाएगी तो ये माइनस में, अगर नीचे की बात की जाएगी तो माइनस में, और ऊपर की बात की जाएगी तो प्लस में। ये सेम टू सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस का फॉर्मूला ही फॉलो करता है। अच्छा सर, अब ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए यहां पर कोई वस्तु रखी हुई है, ये क्या है? ये वस्तु है, और वस्तु की लंबाई कितनी है? वस्तु की लंबाई है 5 सेंटीमीटर। ये क्या है? वस्तु है। ये क्या है? वस्तु है। ये दर्पण से कितनी दूरी पर रखी हुई है? तो ये दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। अब क्योंकि ये सर दर्पण है तो इसमें वक्रता त्रिज्या भी होगी, जरूर होगी C, और क्या होगा सर? और फोकस भी होगा F। अब आपको पता होना चाहिए कि इस दूरी को हम क्या बोलते हैं? स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं, यही फोकस दूरी बोली जाती है। और इस वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। चीजों को देखते चलिए, चीजों को समझते चलिए। ये क्या है? ये वस्तु है। सबसे पहले देखिए, पहले हम एक दर्पण बना लिए, दर्पण पे वक्रता केंद्र होगा और एक फोकस भी होगा। तो वक्रता, अब ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। इसे हम लिख भी देते हैं, क्या बोलते हैं इसे? वक्रता त्रिज्या।
ये जो चीजें हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे एक क्वेश्चन जरूर ही आएगा, तो ध्यान दीजिएगा। इसको क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। यहां तक चीजें ठीक है। और इसको बोलते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकस से ध्रुव तक के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। वक्रता केंद्र के ध्रुव से बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या। ठीक है, ठीक है। अब एक वस्तु रखी हुई है जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और यह वस्तु दर्पण के ध्रुव से कितनी दूरी पर है? तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है सर, इसका इमेज बन रहा है, तो इमेज बना नीचे की ओर, इमेज बना नीचे की ओर, और इमेज की दूरी इमेज की जो लंबाई है वो मान लीजिए आप लोग है 3 सेंटीमीटर। ये क्या है? प्रतिबिंब। ये क्या है? प्रतिबिंब है। और ये बन कहां रहा है? ये बन रहा है सर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये कहां बन रहा है? दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब चीजों को ध्यान से समझिएगा, चीजों को अब ध्यान समझिएगा। अब रियलिटी स्टार्ट होगा। इस फॉर्मूले में जो जो चीजें प्रयोग की गई हैं बारी बारी उठाऊंगा और आपको समझाऊंगा। पहले इस फॉर्मूले की हम बात करते हैं। यह फॉर्मूला है F = R/2, यानी कि जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी बराबर है वक्रता त्रिज्या की त्रिज्या अपॉन में 2 के बराबर है। यानी कि फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। फोकस दूरी क्या होगी? वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। अगर आपसे पूछे कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, तो यही लिखेंगे, फोकस दूरी और ये हेडिंग यही डालेंगे, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। मैं आपको चाहता तो और भी ये पूरा डिराइव करवाता, ये करवाता, लेकिन इसमें जो आपको चीजें पढ़नी है, जहां से क्वेश्चन आते हैं, जो पॉइंट समझना है उसको समझिए। रटने वाला मैं आपको नहीं बनाना चाहता। चलिए, ये था आपका फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या अपॉन में 2। अब इसमें देखिए, इसमें ये फोकस दूरी क्या है? ये है F। तो यहां पे मान लीजिए आपको फोकस दूरी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ध्यान समझिएगा, फोकस दूरी यहां पे दिया हुआ है आपको 20 सेंटीमीटर, और आपसे पूछ रहा है कि वक्रता त्रिज्या क्या होगा। पहले आप वक्रता त्रिज्या देख लीजिए। मान लीजिए आपको दिया हुआ है वक्रता त्रिज्या R = दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है कि फोकस दूरी कितनी होगी बताइए। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो यहां पे आप बस वक्रता त्रिज्या की तरह 30 रख देंगे, तो F = हो जाएगा 30 अपॉन में 2 = में 15। ठीक है। अब मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे सर? यहां पे 10 दिया हुआ है फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या अपॉन में 2 होता है, तो R = हो जाएगा 2 × में 10 = में 20 सेंटीमीटर। एक फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। क्या वक्रता त्रिज्या है, क्या फोकस दूरी है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और इस फॉर्मूले पर किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, जहां तक मुझे उम्मीद है आपको वो भी समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम लेंगे दूसरे फॉर्मूले को। दूसरे फॉर्मूले को लेंगे, और दूसरे फॉर्मूले को लेने से पहले हम आपको कुछ सिंबल और प्रतीक के बारे में बताएंगे। जैसे कि आपने अभी एक प्रतीक देखा F, ये सबको पता है क्या होती है फोकस दूरी, और एक प्रतीक U है और एक प्रतीक V है। F क्या है? फोकस दूरी। फोकस दूरी। अब चीजों को ध्यान दीजिएगा। ये क्या है सर? U। U क्या होता है? तो ये जो दर्पण की वस्तु की
दर्पण के ध्रुव से जो दूरी है उसे ही u बोलते हैं। तो ये क्या है, वस्तु की दर्पण से दूरी। u क्या है, वस्तु की दर्पण से दूरी। वस्तु की दर्पण से दूरी को u बोलते हैं और v क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब की। ये प्रतिबिंब है और इसकी दूरी कितनी है, 15। तो प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी को क्या बोलते हैं, दूरी को v बोलते हैं। प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी को क्या बोलते हैं, v बोलते हैं। इतनी सारी चीजें आपके दिमाग में घुस जानी चाहिए, इतनी सारी चीजें आपके दिमाग में घुस जानी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए ये प्रश्न है, इस प्रश्न में दिया हुआ है कि वस्तु की दर्पण से दूरी 20 सेंटीमीटर है, यानी कि u 20 सेंटीमीटर है। और क्या दिया हुआ है, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो ये 15 सेंटीमीटर है। और हमसे पूछ दिया फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी क्या होगी। तो ऐसे प्रश्नों को या यहां पे v पूछे या u पूछे, हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं 1/f = 1/v प्लस 1/u। इस फॉर्मूले का हम प्रयोग कर ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे, सबका मान रख देंगे। चलिए, और यहां पे u का मान ऋणात्मक में रखेंगे। एक बात आपको सबसे पहले ध्यान में रखनी होगी, क्यों, क्योंकि जैसे साइन कैसे रखेंगे मैं बता दिया वहां पे ही आपको, क्योंकि वो साइन किधर है, आप साइन देखिए। साइन हम हमेशा सदैव साइन को देखेंगे और कार्य करेंगे, ठीक है। सदैव क्या करेंगे, सदैव साइन को देखेंगे और साइन को देखते हुए ही कार्य करेंगे। अच्छा सर, ठीक है, यहां तक चीजें हमें समझ में आ गई। अब नेक्स्ट आता है आपका यहां पे दो वैल्यू I और O, और एक है O। I है आपका प्रतिबिंब की लंबाई, जितना प्रतिबिंब प्रतिबिंब की लंबाई, और O है वस्तु की लंबाई। O क्या है, वस्तु की लंबाई। I देखिए जो है वो प्रतिबिंब की लंबाई है और जो O है वो वस्तु की लंबाई है। अब इस फॉर्मूले को समझिएगा, इस जो m दिया हुआ है इसका ही मतलब देखिए, इसको तो मैं अभी अलग से करवाऊंगा, पहले आप इसको समझिए। I और O क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई। अब मुझे इरेज करना होगा क्योंकि ये टॉपिक पूछता है, जो m है ये पूछता है। यहां तक आपको अगर चीज़ समझ में आ गई है तब m वाला एक लिखेंगे और इसी m को लिखने के साथ ही साथ आपका ये चैप्टर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। और आपको आज इसी के साथ साथ हमने जो पीडीएफ भी भेजा है, जो क्वेश्चंस भेजे हैं उनको भी आप हल कर कर देखेंगे कि आपको आ रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं आएंगे तो आप मैसेज करिएगा, आपको उसके सॉल्यूशन भेज जाएंगे। चलिए, आवर्धन क्षमता हेडिंग डाल लीजिएगा। क्षमता किसकी बात हो रही है सर, आवर्धन क्षमता की बात हो रही है। इसी को हम m से भी डिनोट करते हैं, जो m अभी आपने देखा, आवर्धन क्षमता। इसकी परिभाषा कैसे देते हैं, तो परिभाषा पहले लिख लीजिएगा कि वस्तु की लंबाई, वस्तु नहीं प्रतिबिंब, परिभाषा प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं।
आवर्धन क्षमता कहते हैं। आवर्धन क्षमता कहते हैं। एक बार आपसे अपील करूंगा, बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा, बहुत छोटा छोटा डिराइवेशन है F = R/2 का और M = I/O का, यानी कि आवर्धन क्षमता का। उसको एक बार देख लीजिएगा जरूर बुक से। नहीं समझ में आती है तो मैं करवा दूंगा, मैं इसलिए नहीं करवाऊँ, इंक बर्बाद होगा। बहुत छोटी छोटी चीज़ें आप बस देखेंगे, 2 कोण बराबर है तो बुक से देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। हार्ड रहता तो मैं खुद करवाता। चलिए, और फिर मैं बोलता हूँ कि भाई अगर फिजिक्स की परिभाषा लिखना है तो बायो में परिभाषा लिखने के बाद फिगर जिस प्रकार जरूरी होता है उसी प्रकार फिगर में फिजिक्स में फॉर्मूला जरूरी होता है। तो M = I/O। M क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई, और O क्या है? वस्तु की लंबाई, और यही बराबर होता है -V/U के। यही किसके बराबर होता है? यही बराबर होता है -V/U के। और -V क्या है? प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, और U क्या है? वस्तु की दर्पण से दूरी। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, इस फॉर्मूले पर क्वेश्चंस आते हैं। और इस चैप्टर से आप अभी तक जितने भी चीज़ें बताई गई, ये गोलीय पृष्ठों के लिए बहुत ज़्यादा है। मैं खुद देख रहे हैं बहुत ब्रॉड तरीके से आपको पार्ट 1 लेके पढ़ा रहा हूँ। जैसे एनसीईआरटी में बस दिया हुआ है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, लेकिन मैंने आपको कैसे पढ़ाया? पहले समतल दर्पण पर परावर्तन पढ़ाया, अब गोलीय पृष्ठों पर परावर्तन पढ़ाया, अब आपको स्पेसिफिक तरीके से अपवर्तन पढ़ाऊंगा। और अपवर्तन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, बस 2 लेक्चर का आपका अपवर्तन है और आपका अपवर्तन समाप्त हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पाएंगे जिस प्रकार बच्चे डिमांड कर रहे हैं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, और आपको इसके साथ PDF मिलेंगी, उसको भी ले लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।